प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। ज्योतिबा फुले ग्रुप ऑफ एजुकेशन ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। मैं नरेश कुमार शर्मा कक्षा 10 विषय साइंस की कई दिनों से ऑनलाइन क्लास आपके लिए उपलब्ध करा रहा हूं। आप सभी विद्यार्थियों ने हमारे इस विद्यालय के चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा और यदि नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लें, आईडी पासवर्ड लें और घर बैठे ही कोरोना महामारी के इस दौर में आप शिक्षा प्राप्त करें। आप सभी की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए ज्योतिबा फुले ग्रुप ऑफ एजुकेशन आपके लिए लाया है ऑनलाइन कक्षाएं। मैं आपको हृदय के बारे में बता रहा था और आज मैंने आपको O2 और CO2 के परिवहन का विनिमय जो व्यवस्थात्मक निरूपण है उसके बारे में मैं आज आपको बताऊंगा। आपके सामने देखिए, जैसे ये हमारा हृदय का आंतरिक चित्र है ये, और इससे किस तरह की हमारी रुधिर की नलिकाएं हैं वो जुड़ी हुई हैं इससे, जिनको हम धमनियां कह रहे हैं। एक तरफ फेफड़े में जाते हुए हैं, एक तरफ शुद्ध रुधिर आता हुआ है। इस तरह से आपको पुस्तक में मिल जाएगा ये। देखिए, ये आपका ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के परिवहन तथा विनिमय का एक चित्र है। देखिए, मैं लिख दूं यहाँ O2 व CO2 के परिवहन, पॉइंट डालो, O2 व CO2 के परिवहन का, O2 व CO2 के परिवहन का, या यूँ कह दो विनिमय का व्यवस्थात्मक निरूपण है। परिवहन का व्यवस्थात्मक निरूपण किस तरह से होता है इसके बारे में आप यहाँ देखेंगे। देखिए, हमारे शरीर में O2 और CO2 युक्त रुधिर अलग अलग रहता है। अगर ये एक जगह हो जाए तो हम क्या नहीं रह पाएंगे, जीवित नहीं रह पाएंगे। हृदय का जो दायां और बायां बंटवारा है ना, यानी ऑक्सीजनित और बिना ऑक्सीजन वाला जो रुधिर है वो इसीलिए अलग अलग है। देखिए, जैसे ये तो जाने वाली फेफड़ों को धमनी है, ब्लू कलर की जो दिखाई दे रही है फेफड़ों को जाने वाली धमनी है। फेफड़ों को जाने वाली धमनी है, ये तो फेफड़ों को जाने वाली धमनी हो गई। और इसी प्रकार से हम जानते हैं कि ये शरीर से जो महाशिरा आ रही है वो है जो रुधिर को लेकर के और कहाँ डाल रही है, सीधे दाएं आलिंद में डाल रही है। शरीर से आने वाली महाशिरा है ये, जो अशुद्ध रुधिर को लेकर के आ रही है। ये शरीर में जाने वाली महाधमनी है और फुफ्फुस से आने वाली शिरा है। आपको स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा होगा। ये क्या है, ये फुफ्फुस से आने वाली या फेफड़ों से आने वाली शिरा, महाशिरा जिसको बोल दो, ये फेफड़ों से आने वाली शिरा है जो शुद्ध रुधिर को ला करके यहाँ डाल रही है इस वाल्व के द्वारा। और इधर से ये यहाँ शरीर से आने वाली महाशिरा है जो अशुद्ध रुधिर को डाल रही है। ये यहाँ से घूम करके इस तरह से फेफड़ों में जा रहा है शुद्ध होने के लिए, और ये फेफड़ों से क्लियर होने के पश्चात यहाँ आ रहा है और यहाँ से ये वापस उसी प्रकार से घूम करके और ये शुद्ध शरीर में जाता हुआ आपको दिखाई दे रहा है। इस तरह से हमारा क्या बना हुआ है, एक पूरी तरह से व्यवस्थात्मक निरूपण बना हुआ है। फुफ्फुस के अलावा शरीर के अंगों में जो छोटी छोटी केशिकाएं होती हैं, उन कैपिलरीज, जिन्हें अंग्रेजी में हम कैपिलरीज के नाम से जानते हैं, यहाँ शरीर की केशिकाएं हैं। ये शरीर की छोटी छोटी केशिकाएं हैं जिनका जाल यहाँ पर बना हुआ है आपके सामने, और ऊपर से ये यहाँ से जो फेफड़ों से शिरा आती है वो हृदय में डाल देती है, और ये शरीर को जाने वाली महाधमनी है। ये शरीर को जाने वाली महाधमनी है। ये शरीर को जाने वाली महाधमनी है। इस तरह से हमारे शरीर में
ऑक्सीजन युक्त रुधिर और ऑक्सीजन रहित रुधिर दोनों कैसे होते हैं? अलग अलग होते हैं। यह दोहरी आवरण द्वारा परिबद्ध झिल्ली है, ये दोनों आपके निलय हैं, ये भी निलय है, ये आलिंद है और ये आलिंद है और ये निलय है। इस तरह से हमारे पूरे के पूरे हृदय का क्या हुआ है, निरूपण हो रहा है। तो आप इसमें लिख लेंगे कि हृदय का दायां और बायां, या हृदय को दायां और बायां दो भागों में बटा होना O2 और CO2 युक्त रुधिर के अलग अलग रखने में लाभदायक है। पॉइंट यहीं से बनाने लग जाओ कि हृदय का बाएं और दाएं भागों में विभाजित होना O2 व CO2 युक्त रुधिर का अलग अलग विभाजन होना लाभदायक है। कि हृदय का बाएं और दाएं भाग में विभाजित होना, O2 और CO2 युक्त रुधिर का अलग अलग विभाजित होना, ये लाभदायक होता है। हमारे लिए कैसा होता है? हमारे लिए लाभदायक होता है ये। दूसरी बात, जैसे इस प्रकार का जो विभाजन है वो शरीर को उच्च दक्षतापूर्ण और ऑक्सीजन की सप्लाई कर देता है। इस तरह का जो विभाजन है, इस प्रकार का विभाजन हमारे शरीर को उच्च दक्षतापूर्ण ऑक्सीजन की सप्लाई करता है। यानी पूरे शरीर को ज्यादा ऑक्सीजन इस प्रकार के विभाजन होने से मिल जाती है। पक्षी और स्तनधारी जो होते हैं उनको शरीर का तापमान बनाए रखने के लिए उच्च ऊर्जा की आवश्यकता होती है। पक्षियों को और स्तनधारियों को शरीर का तापमान बनाए रखने के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। अधिक किसकी आवश्यकता होती है? अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इसके लिए O2 और CO2 वाला जो रुधिर है उसका भी अलग अलग होना लाभदायक है। इसलिए क्या होना जरूरी होता है? O2 युक्त रुधिर और CO2 युक्त रुधिर दोनों का अलग अलग विभाजित होना लाभदायक होता है। भाई इस तरह से अगर दोनों अलग अलग रहेंगे ना तो वो क्या होते हैं? हमारे लिए लाभदायक होते हैं। जिन जंतुओं में ऊर्जा की आवश्यकता ही नहीं होती है, बहुत से जंतु ऐसे होते हैं जिनको ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती, तो जिन जंतुओं में
जिन जंतुओं में ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती है, जिन जंतुओं के अंदर किसकी आवश्यकता नहीं होती है भाई, ऊर्जा की आवश्यकता ही नहीं होती है, वो क्या करते हैं, तापक्रम को बनाए रखने के लिए पर्यावरण का आधार बनाते हैं या पर्यावरण को आधार बना लेते हैं। जिन जंतुओं में ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती है उनको अपने शरीर का तापमान बनाए रखने के लिए पर्यावरण की आवश्यकता होती है। देखिए यहां तक की बात को आप देख लीजिए कि भाई आपके सामने चित्र बना हुआ है, इसे आप लिखें फटाफट। हाँ भाई, अगर आपने इसे लिख लिया हो तो ठीक है। जिन जंतुओं में ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती है उनको अपने शरीर का तापमान बनाए रखने के लिए वायुमंडल को आधार बनाना पड़ता है, अर्थात उनके लिए किसकी जरूरत होती है, पर्यावरण की आवश्यकता होती है। जल स्थलचर या सरीसृप जो रेंग कर चलते हैं, जल स्थलचर का मतलब समझ रहे हो कि जो पानी में भी रह लेते हैं और जो भूमि पर भी रह लेते हैं, और सरीसृप का मतलब है जो रेंग कर चलते हैं, यानी रेंग कर चलते समय जिनका उदर भाग किससे संपर्क करता हो, भूमि से संपर्क करता हो। ऐसे सरीसृपों में 3 कोष्ठ की हृदय पाया जाता है। जैसे हमारे 4 कोष्ठ की होता है ना, 1 2 3 और 4, इस तरह हमारा 4 कोष्ठ वाला हृदय है। और उसी प्रकार से आप देख रहे होंगे एक कोष्ठक, ये हमारा दूसरा हो गया, ये हमारा तीसरा हो गया और ये हमारा चौथा हो गया। 4 कोष्ठीय, यानी हमारे शरीर में 4 वेशम वाला हृदय होता है। परंतु ऐसे जो जल स्थलचर या सरीसृप वगैरह होते हैं इनमें 3 कोष्ठीय हृदय पाया जाता है, जो O2 और CO2 युक्त रुधिर के अगर थोड़ा बहुत मिल भी जाते हैं ना तब भी वो क्या कर लेता है, उसको सहन कर लेता है। तो आप यहां लिख लीजिए इसे भी कि जल स्थलचर या सरीसृप सरीसृप लिखो इसको भाई, सरीसृप लिखो, क्योंकि ये है रेंगने वाले जंतुओं के बारे में कि सरीसृप में 3 कोष्ठी है। कोष्ठीय हृदय पाया जाता। कितने कोष्ठकों वाला हृदय होता है, 3 कोष्ठकों वाला हृदय पाया जाता है। अगर मान लीजिए इन जीवों के अंदर ऑक्सीजन वाला रुधिर और कार्बन डाइऑक्साइड वाला रुधिर आपस में कुछ हद तक मिल भी जाते हैं तो उन्हें सहन भी कर लेता है। इन जीवों में O2 व CO2 युक्त आपस में मिले हुए रक्त को कुछ हद तक सहन कर लिया जाता है।
देखिए भाई, एक बार मैं आपको इसको बोल करके बता दूं कि O2 और CO2 के परिवहन का व्यवस्थात्मक निरूपण किस तरह से किया हुआ है। O2 और CO2 के परिवहन की जो व्यवस्था है वो हमारे हृदय के दाएं और बाएं दो भागों में विभाजित होने से, ये देखो एक दायां भाग है और एक बायां भाग है। इधर की तरफ का ये पूरा भाग तो दायां है, यहां मैं लिख देता हूं दायां और ये लिख देता हूं बायां। ये दायां भाग है और ये बायां भाग है, तो दो भागों में बटा हुआ है। यहां से हृदय के दो अलग अलग पार्ट हैं, 4 वेश वाला है, ये आलिंद, ये निलय और ये निलय। इस तरह से हमारा हृदय 4 वेशमों में बटा हुआ है। अलग अलग होना इस तरह से हमारे लिए लाभदायक। इस प्रकार का विभाजन हमारे शरीर को क्या करता है, उच्च दक्षतापूर्ण ऑक्सीजन की सप्लाई करता है, यानी पूर्ति करता है ऑक्सीजन की। पक्षी और स्तनधारियों को शरीर का तापमान बनाए रखने के लिए बहुत ज्यादा ऊर्जा की जरूरत होती है, और जो O2 युक्त रुधिर और CO2 युक्त जो रुधिर होता है ना, दोनों को अलग अलग विभाजित होने से क्या है, वो लाभदायक है। जिन जंतुओं में ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती है उनको अपने शरीर का तापमान बनाए रखने के लिए पर्यावरण से या वायुमंडल से संपर्क में रहना पड़ता है। जल स्थलचर या जिसको हम सरीसृप के नाम से जानते हैं, इनका हृदय 3 कोष्ठकों वाला पाया जाता है। जैसे मछली का तो 2 ही कोष्ठक वाला होता है, मछली का जो हृदय होता है वो 2 कोष्ठक वाला होता है। इसमें 2 ही कोष्ठक होते हैं, इसलिए रुधिर का एक बार में एक ही चक्र लगता है। हमारा हृदय 4 कोष्ठकों वाला है, इसलिए हमारे एक चक्र में रुधिर को हृदय से 2 बार गुजरना पड़ता है, इसलिए हमारे परिसंचरण तंत्र को दोहरा परिसंचरण तंत्र कहा गया है। और मछली के एक चक्र में एक बार ही रुधिर हृदय से गुजरता है, इसलिए उसको एकल परिसंचरण तंत्र के नाम से जाना जाता है। चाहो तो इस लाइन को भी आप लिख लो कि मछली के हृदय में 2 कोष्ठक होते हैं। कितने कोष्ठक होते हैं मछली के हृदय में? 2 कोष्ठक होते हैं। लिख लो, यहां आ जाएगी लाइन, फिर पूरे को मिटा दूंगा। मछली के हृदय में 2 कोष्ठक होते हैं। मछली के हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं? 2 कोष्ठक होते हैं। और इन 2 कोष्ठकों से क्या होता है, इसलिए रुधिर एक चक्र में एक बार ही हृदय से गुजरता है, इसलिए रुधिर एक चक्र में एक बार हृदय से गुजरता है। और आपका ये पूरा हो गया। इसके बाद अपन पढ़ेंगे ब्लड प्रेशर। जल्दी से उतारो इसको। हाँ भाई, मिटाता हूं, अगर नहीं लिख पाए हो तो स्क्रीनशॉट ले लो इसका। क्या वो रोक दियो। हाँ भाई, अब मैं अगला पॉइंट आपको ब्लड प्रेशर के बारे में बताऊंगा, रक्तचाप। देखिए रक्तचाप क्या है। हम इसको ब्लड प्रेशर के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं भाई इसको? ब्लड प्रेशर के नाम से जानते हैं। हमारे शरीर में हृदय से 3 प्रकार की नसें जुड़ी हुई रहती हैं। वैसे तो 2 ही प्रकार की हैं, इसको हम धमनी और सिरा के नाम से जानते हैं, लेकिन ये धमनी और सिरा उत्तरोत्तर आगे बढ़कर के जब पतली पतली धागे से भी कम या
बाल से भी पतली नलिकाओं में बढ़ जाती है, इसको हम कैपिलरीज के नाम से जानते हैं। क्या कहते हैं इन्हें हम? कैपिलरीज कहते हैं, केशिकाओं के नाम से जानते हैं। रक्तवाहिनियों में जब रुधिर बहता है तो उसकी दीवारों पर क्या डालता है? एक दाब डालता है। क्या डालता है? एक प्रेशर डालता है। और दीवारों पर डाला गया यही दाब रक्तचाप कहलाता है, ब्लड प्रेशर कहलाता है। धमनियां वो नलिकाएं होती हैं, मैं आपको लिखवाऊंगा धमनी और क्या नाम से शिराएं और केशिकाएं, इनके बारे में लिखवाऊंगा मैं आपको कि धमनियां वो नलिकाएं होती हैं जो हृदय से शुद्ध रुधिर को शरीर के विभिन्न अंगों की कोशिकाओं तक पहुंचाने का काम करती हैं। किसी व्यक्ति का रक्तचाप सिस्टोलिक, डायस्टोलिक रक्तचाप के रूप में अभिव्यक्त करते हैं। सिस्टोलिक और डायस्टोलिक यानी एक बार प्रकुंचन होना और एक बार अनुशिथिलन होना, दबना और फैलना, दोनों बातें हैं। इसको हम सिस्टोलिक और डायस्टोलिक के रूप में अभिव्यक्त करते हैं। जैसे एक स्वस्थ व्यक्ति का ब्लड प्रेशर ऊपर 120 में और नीचे 80 में होना चाहिए, 80 और 120 mm होना चाहिए पारे के अनुसार, पारे थर्मामीटर में इतना होना चाहिए। आपको इस बात का पता होगा कि ऊपर की जो संख्या है वो धमनियों को दाब को दर्शाएंगी 120 वाली, और नीचे की जो संख्या है वो धमनियों के घटने वाले हृदय की मांसपेशियों से संकुचित होने पर जो दाब दिखता है उसको बताती है। एक सामान्य व्यक्ति का जो सिस्टोलिक रक्तचाप होता है वो पारा के 80 और 120 मिलीमीटर के बीच होता है, तथा डायलिस्टिक जो रक्तचाप है वो 60 से 80 मिलीमीटर के बीच का ही होता है। रक्तचाप की जो मापने वाली उपकरण है मशीन, उसको हम स्फैग्मोमीटर के नाम से जानते हैं। सबसे पहले किसने नापा था पता है? सन 1733 में स्टीफन हेल्स नाम का एक वैज्ञानिक हुआ था। उसने घोड़ों में सबसे पहले रक्तचाप को नापा था। किसने नापा था? स्टीफन हेल्स नाम के एक वैज्ञानिक ने 1733 में मापा था। और उसके बाद में इसको कापलन नाम के एक वैज्ञानिक ने सन 1983 में जाकर के और रक्तचाप नाम दिया था। अब रक्तचाप भी दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं भाई रक्तचाप? रक्तचाप दो प्रकार के होते हैं। ये एक तो निम्न रक्तचाप होता है जिसको ब्लड प्रेशर लो कहते हैं, और एक होता है हाई रक्तचाप, ब्लड प्रेशर हाई होना। हाई में तो ऊपर का जो ब्लड प्रेशर है 120 होना चाहिए, वो भी लगभग है ना 200 से ऊपर तक चला जाता है, और नीचे का जो ब्लड प्रेशर है वो 100 से ऊपर चला जाता है। जबकि ब्लड प्रेशर लो होता है तो ऊपर का ब्लड प्रेशर 60-70 पे आ जाता है, नीचे का 10-20 पे ही रह जाता है। ऐसी स्थिति व्यक्ति के लिए बहुत घातक और खतरनाक हो जाती है। अब आपको इस बात का पता होगा कि हाई ब्लड प्रेशर और लो ब्लड प्रेशर होता कैसे है। ध्यान से सुने। देखिए, निम्न रक्तचाप किसको कहेंगे कि वह दाब जिससे धमनियां और जो नसें होते हैं ना, उनमें रक्त का प्रभाव कम हो जाता है। अगर ब्लड का प्रेशर कम हो गया तो निम्न रक्तचाप। क्या क्या लक्षण दिखाई देते हैं उसके पता है? मस्तिष्क, हृदय जैसे महत्वपूर्ण जो हमारे ज्ञानेंद्रियां हैं उनमें ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाता और पौष्टिक आहार भी नहीं पहुंच पाता, जिससे क्या होता है, ये अंग सामान्य रूप से काम करना बंद कर देते हैं और क्षतिग्रस्त हो जाते हैं। हाई ब्लड प्रेशर क्या है? हाई ब्लड प्रेशर के अंदर क्या होता है, धमनियों में अधिकतम दाब के कारण, जैसे कई बार कोई चीजें हो जाती हैं, हम बहुत ज्यादा चिंता कर लेते हैं, हमको बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है, ब्लड प्रेशर हाई होने के कारण बता रहा हूं मैं आपको। कई बार हमको बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है, कई बार हम क्या करते हैं, क्रोध करते हैं, चिंता करते हैं किसी चीज की, या हमको किसी चीज का भ्रम हो जाता है। कई बार हम आवश्यकता से अधिक अगर भोजन भी खा लेते हैं ना, तब भी हाई ब्लड प्रेशर हो जाता है। इसलिए आवश्यकता से कम भोजन खाना चाहिए। क्यों? यहां हमारा आमाशय होता है, आमाशय में भोजन आता है, इसी तरफ हमारा हृदय होता है, इसी तरफ फेफड़ा। तीनों चीजें एक साथ होती हैं, इन तीनों में आपस में घुटन होने लग जाती है, फेफड़ा कम ऑक्सीजन चूसने लग जाता है, हार्ट को आमाशय दबाव लगाने लग जाता है, फलस्वरूप ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है। इसलिए भोजन को कम खाना चाहिए। बहुत से व्यक्तियों की बुरी आदतों के कारण भी ऐसा होता है। जैसे बहुत से व्यक्ति है ना, ज्यादा से ज्यादा जंक फूड खाने का पसंद करते हैं, मैदे से बनी हुई चीजें ज्यादा खाते हैं, या फिर वो चीनी, मसाले
और क्या नाम से अचार, घी, मिठाइयाँ, मांस, चाय, सिगरेट आदि, शराब आदि का सेवन करते हैं, यानी एक नियमित शुद्ध भोजन नहीं कर पाते हैं। ऐसे व्यक्तियों को बहुत सी धूम्रपान की, शराब, बीड़ी, सिगरेट, गुटखा, जयंती आदि की आदत भी होती है, या फिर उनका जीवन होता है जो श्रमहीन होता है, मेहनत से रहित होता है। ऐसे व्यक्तियों में अधिकतर ब्लड प्रेशर का रोग पाया जाता है। ऐसे व्यक्तियों को हमेशा पोटेशियम युक्त भोजन लेना चाहिए। जिस भोजन में पोटेशियम और फाइबर की मात्रा ज़्यादा हो ना, ऐसा भोजन खाएं। डिब्बाबंद जो सामग्रियां हैं, जो पैकिंग वाली आती है ना, इन पैकिंग वाली चीज़ों से वो हमेशा दूर रहे। कैल्शियम, अगर दूध ले रहे हैं तो उसमें कैल्शियम की मात्रा सीमित होनी चाहिए, मैग्नीशियम की मात्रा भी सीमित होनी चाहिए। फाइबर युक्त भोजन ज़्यादा से ज़्यादा ले, तब उसको क्या हो सकता है, लाभ हो सकता है। वनस्पति घी है, चिकनाई वाली चीज़ें, तली हुई चीज़ें हैं, बाजार की जो चीज़ें हैं, इनको नहीं खाना चाहिए। व्यायाम करें, कपालभाति, प्राणायाम वगैरह आदि करें, और रोज़ नियमित कम से कम 30 मिनट तक घूमें, तेज तेज कदमों से चल करके, तो व्यक्ति क्या कर सकता है, ब्लड प्रेशर से कुछ राहत प्राप्त कर सकता है। अब जैसे मैं आपको ब्लड प्रेशर के बारे में एक समझाना चाहूँगा कि भाई जैसे मान लीजिए ये हमारा हाथ है, जैसे ये हमारा हाथ है, हथेली को घूमी भी बना देता हूं, चलो। जैसे ये हमारा हाथ है, और इस हाथ में होकर के क्या आ रही है, हमारी ब्लड की ले जाने वाली एक धमनी आ रही है। जैसे रेड कलर में मैं लाता हूं यहां से, ये हमारे हाथ को खून पहुंचाने वाली एक नलिका है, धमनी इसमें लगी हुई है, हाथ के बीच में लगी हुई है। ये आप देख रहे होंगे चित्र में कि ये खून को ले जाने वाली नस हमारे हाथ के मध्य में पाई जा रही है। ये इसको हमने महाधमनी का नाम से जानते हैं। ये हमारे हाथ के अंदर लगी हुई है। अब ये भी मान लीजिए हम क्या करते हैं कि हम हमारा ब्लड प्रेशर जांच करवाते हैं, तो क्या आपने देखा होगा कि जब ब्लड प्रेशर का जांच किया जाता है तो यहाँ पर एक इस तरह का उपकरण बांध दिया जाता है, यूँ कपड़ा सा होता है, डॉक्टर के द्वारा यहाँ एक यूँ कपड़ा सा बांध देते हैं, इसके लपेट देते हैं, और उस कपड़े का संपर्क है ना, आजकल तो ऑटोमेटिक मशीनें आ गई हैं, बहुत सारी ऑटोमेटिक मशीनें आ गई हैं। वो ऑटोमेटिक मशीनें क्या करती हैं, ब्लड प्रेशर को अपने आप ही नाप करके और उसमें पाठ्यांक के रूप में दे देती हैं, और उसमें हार्ट बीट्स भी आ जाती है, हृदय की धड़कन वगैरह। तो इस तरह से ये क्या कर रहा है, यहाँ इस पे ऊपर प्रेशर डालेगा, हमारी इस धमनी को दबाव लगा करके डालेगा, और ये देखेगा कि भाई हमारी धमनी में किस तरह से क्या बह रहा है, रुधिर बह रहा है। इसका संपर्क आपने देखा होगा, एक बॉल सी होती है, यहाँ पर एक बॉल सी होती है, उस बॉल में संरचना से होता है, इसको यूँ दबा करके इसमें हवा भर देते हैं। अब जैसे ही मान लीजिए हमने इसके ऊपर दबाव लगाना शुरू किया, आप क्या देखेंगे कि उसका एक उससे जुड़ा हुआ रहता है, यहाँ से ये प्रेशर करेगा, और आप क्या देखेंगे कि धीरे 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 ये नस क्या हो गई है, इन्होंने दबाव लगा करके इसको बंद कर दिया है, और हाथ में क्या आना बंद हो गया है भाई, ये ब्लड आना बंद हो गया है। यहाँ तक तो ब्लड आ रहा है, यहाँ तक तो रक्त आ रहा है, और यहाँ से आगे जैसे ही इन्होंने इस नलिका को ज़्यादा पिचकाया, हमारा क्या होता हुआ बंद हो गया, ब्लड आता हुआ बंद हो गया। यानी यहाँ पर कलाई पर हमने स्टेथोस्कोप लगा करके देखा, वो कानों में नापने वाला होता है ना इस तरह का, आपने देखा होगा डॉक्टरों के पास इस तरह का एक उपकरण होता है, यूँ चल करके, और फिर आगे इस तरह की संरचना होती है, यूँ ये दोनों कानों में लगाते हैं। इसको यहाँ कलाई पर लगाया, जैसे मैं कलाई पर लगा के बता देता हूँ आपको, ये कलाई पर लगा दिया है इसको, और डॉक्टर ने कान में ध्वनि सुन करके देखा है, तो अब हमारी इस धमनी से आने वाली धड़कन, क्योंकि हार्ट से जुड़ी हुई होती है, धड़कन क्या हो गई है, बंद हो गई है।
उस समय हमने यहाँ इसमें जो उपकरण लगा हुआ है उसमें इस तरह से पाठ्यांक लिखे हुए रहते हैं यहाँ इसमें बीच में कि भाई 20, 40, 60, 80, 100, 120, 140 इस तरह से आगे आगे होता है। और उसमें ये यहाँ से पारा चढ़ता चला जाता है। जैसे मान लीजिए ये यहाँ पहुँच गया है, ये दाब इतना आ गया है इस उपकरण के द्वारा जुड़े हुए में, कितना दाब आ गया है इसमें, ये इतना दाब आ गया है जैसे। तो अब हम कहेंगे कि इस व्यक्ति का यानी धमनियों पर हृदय के द्वारा लगाए जाने वाला दाब कितना है, 120 है। कितना है, 120 पे जाकर के रोक लिया ना अपन ने, इसको 120 पे रोक लिया तो 120 हो गया। तो ये तो हो गया क्या ना उसका दाब। अब हम धीरे धीरे क्या करते हैं, इसमें से हवा निकालते हैं। यहाँ एक आपने देखा होगा वाल्व लगा रहता है, उस वाल्व को घुमा देते हैं। उस वाल्व को घुमाते ही क्या हो जाता है, धीरे धीरे इसमें से हवा निकलने लग जाती है। जैसे जैसे इसका कफ का दाब, इसको कफ बोलते हैं, कफ का दाब जैसे जैसे कम होता है त्यों त्यों क्या होने लग जाता है, इसमें से धीरे 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 क्या होने लग जाता है, रुधिर वापस बहना प्रारंभ कर देता है। और जैसे ही रुधिर यहाँ पहुंचेगा हमको धड़कन सुनाई दे जाएगी। तो वो क्षेत्र जैसे मान लीजिए यहाँ आकर के ये धीरे धीरे ये भी कम होता चला जाएगा और ये यहाँ आकर के रुक गया है, यहाँ आकर के रुक रहा है कि भाई क्या नाम से कितने पे आकर के रुक गया, ये 80 पे आकर के रुक गया। तो ये नीचे वाला दाब कहलाएगा कि जब कफ में दाब 80 रहता है तो निम्न दाब वहाँ पर रुधिर बहने लग जाता है। और जब 120 हो जाता है दाब कफ का तो रुधिर बहना क्या कर देता है, नसों में ही बंद कर देता है। इसे ही हम किसके नाम से जानते हैं, रक्तचाप के नाम से जानते हैं। अब आप इसके बारे में लिख सकते हैं भाई, क्या कर सकते हैं, अब आप इसके बारे में लिख सकते हैं। हाँ लिखिए, देखो रुधिर वाहिकाओं की भित्ति के, रुधिर वाहिकाओं की भित्ति के विरुद्ध, रुधिर वाहिकाओं की भित्ति के विरुद्ध जो दाब लगता है उसे रक्त दाब या ब्लड प्रेशर कहते हैं। क्या कहते हैं, रक्त दाब या ब्लड प्रेशर कहते हैं। यह दाब सिराओं की अपेक्षा धमनियों में ज्यादा होता है। धमनियों में ज्यादा तेजी से बहता है रुधिर, ज्यादा दाब भी कहाँ लगता है भाई, धमनियों में ही लगता है। इसलिए धमनी के दाब को क्या कहा जाता है, अधिक दाब के नाम से जानते हैं। धमनी के अंदर रुधिर का दाब निलय प्रकुंचन के कारण होता है। धमनी के अंदर जो रुधिर का दाब है किसके कारण से होता है भाई, निलय प्रकुंचन के कारण से होता है। और इसको कहते हैं हम प्रकुंचन दाब, निलय प्रकुंचन के कारण होता है, इसे हम प्रकुंचन दाब के नाम से जानते हैं। इसे इसके अलावा आगे लिख लो कि निलय अनुशीतलन के दौरान निलय अनुशीतलन के दौरान धमनी के अंदर का दाब अनुशीतलन दाब
कहलाता है। क्या कहलाता है ये? अनुशिथिलन दाब। इसे यह कितना होता है जानते हो? यह लगभग 80 mm होता है। यह लगभग कितना होता है? यह लगभग 80 mm होता है। ऊपर वाले में भी लिख दो भाई, फिर तो यहां लिख दो, यह लगभग 120 mm पारा होता है। तीसरा पॉइंट लिख दो, सामान्यतः प्रकुंचन दाब कितना होता है? सामान्यतः जो प्रकुंचन दाब है 120 mm और अनुशीतलन दाब लगभग 80 mm होता है। रुधिर दाब किसके द्वारा मापते हैं? रुधिर दाब स्फैग्मो मैनोमीटर के द्वारा। स्फैग्मो मैनोमीटर, इसका नाम स्फैग्मो मैनोमीटर है। ये स्फैग्मो मैनोमीटर है और ये स्टेथोस्कोप है। स्टेथोस्कोप, ये तो स्टेथोस्कोप है और वो स्फैग्मो मैग्नोमीटर है। ये क्या करने के काम में आता है? उच्च रक्तचाप को अति तनाव भी कहते हैं। उच्च रक्तचाप को अति तनाव भी, हाई ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन के नाम से भी जानते हैं इसे। इसका प्रमुख कारण क्या होता है? धमनियों का सिकुड़ जाना होता है। इसका प्रमुख कारण धमनियों का सिकुड़ जाना होता है। प्रमुख कारण क्या है इसका? इसका प्रमुख कारण है धमनियों का सिकुड़ जाना, जिससे क्या होता है? रक्त प्रवाह में प्रतिरोध उत्पन्न होता है, जिससे रक्त प्रवाह में प्रतिरोध उत्पन्न होता है। रक्त प्रवाह में जो रुकावट आ गई उसको प्रतिरोध कहते हैं। इससे धमनी फट भी सकती है भाई। क्या हो सकता है बताओ? इससे धमनी फट सकती है, जिसको ब्रेन हेमरेज भी कह देते हैं। अगर मस्तिष्क में जाके फट गई ना तो ब्रेन हेमरेज हो जाएगा, ब्रेन डेड हो जाएगा। कहीं भी आंतरिक रक्तस्राव हो सकता है, आंतरिक रक्त का स्राव हो सकता है। और मृत्यु का कारण भी बन सकते हैं भाई। यहां आज मैं आपको केवल ब्लड प्रेशर के बारे में बताऊंगा। कल मैं आपको रुधिर की जो नलिकाएं हैं, रुधिर वाहिकाएं, इनके बारे में बताऊंगा। आप इसे लिख लें या स्क्रीनशॉट ले लें। तब तक के लिए धन्यवाद।